जय हिंद दोस्तों। तो आ गया हूँ मैं लेकर के लिए आपके बेस्ट 200 क्वेश्चंस का यानी बेस्ट 200 एमसीक्यू का पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो जो इस सीरीज को जो इस पूरे मेरे पार्ट को 9 पार्ट को पहली बार देख रहा हो तो जा करके जो मेरे प्रीवियस पार्ट्स इसके बने हुए हैं यानी कि पार्ट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब जा करके देख लेना। ये सब इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो फिर आपको मैं एक बार बता दूं, फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि हमारा जो ये 200 का इनिशियल है, हमने इसमें ये बोला है कि जो यहाँ पर हम आपको टोटल 200 क्वेश्चंस कराएंगे वही 200 क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम जो कि 2021 की बात थी जो कि होने वाला है, उसके लिए हम कराने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं 200 में से क्वेश्चंस जो होंगे यही के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। यही के क्वेश्चंस यानी कि कंप्यूटर के जितने सेक्शन के क्वेश्चन है वो यहीं से यानी इन्हीं 200 क्वेश्चंस में से रहेंगे। तो अगर आप इन्हीं सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका हम लोग 100% गारंटी लेते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आराम से आप इसको स्मूथली पार करते हुए चले जाएंगे। मैं शिवांश सर आपको आज मिशन विद आकाश से जोड़ा हुआ हूं। आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इनमें से कौन सा संचरण का मार्ग रहित माध्यम नहीं है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आराम से पढ़ना। तो ध्यान से देखेंगे हम तो यहाँ हमसे बोल रहा है कि नॉट यानी कि नहीं है। कौन सा नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए रेडियो वेव्स, बी इंफ्रारेड, सी माइक्रोवेव्स या फिर डी ऑप्टिकल फाइबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है जो कि अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, यानी कि मार्ग रहित माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? डी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। जो मेरा पिछला चैप्टर था यानी कि जो मेरा पिछला पार्ट था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। एकदम मतलब थोड़ा हिंट दिया था उसमें, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो मैंने अच्छे से उसको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट 8 देख लेना। पार्ट 8 या 7 में आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? इन विच ईयर एसएमटीपी वाज डेवलप्ड, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि जो एसएमटीपी था वो किस ईयर में विकसित हुआ था। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर जा करके एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए 1982, बी 1980, सी 1976 या फिर डी 1974। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ईयर में एसएमटीवी डेवलप हुआ था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए यानी कि 1982 में। किस में डेवलप हुआ था ये? 1982 में ये डेवलप हुआ था। क्या डेवलप हुआ था? एसएमटीपी। आगे बढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ क्या बोल रहा है? इन विच ईयर द इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 1 वाज रिलीज्ड। देखो, सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। अब इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर संस्करण 1 किस वर्ष में जारी किया गया था? ठीक है, तो कौन से ईयर में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 1 था वो जारी किया गया था? ठीक है, कौन से ईयर में, कौन से साल में? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए 1982, बी 1985, सी 1976 या फिर डी 1995। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन से ईयर में इसको जारी किया गया था? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995। खैर, अभी आपको पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज में एक्सचेंज कर दिया गया है, यानी कि विंडोज ने क्या किया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह दे दिया है अपना एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया सर्च इंजन या सर्च ब्राउजर आप जो भी कह लें, नया दे दिया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज को अब रिप्लेस किया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट जनरेशन आईफोन लॉन्च्ड। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ लें। पहली पीढ़ी का आईफोन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2007, सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2002। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन का आईफोन किस ईयर में लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2005 में। 2005 में इसका सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया गया था आईफोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेमिंग ऐप, यानी कि निम्न में से कौन सा गेमिंग ऐप नहीं है? देखो, ये तो सभी को आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें हमसे ये पूछा है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा गेमिंग ऐप नहीं है, नॉट।
ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, नॉट बोला है, कौन सा गेमिंग ऐप नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ए पबजी, बी क्लैश ऑफ क्लैंस, सी लाइन या फिर डी कैंडी क्रश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है। देखो पबजी भी आजकल यार इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लैश ऑफ क्लैंस भी गेम है और कैंडी क्रश भी गेम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइन। लाइन जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप है और ये है कि ये गेमिंग नहीं है। ठीक है, मेन तो यही था ना कि कौन सा गेमिंग ऐप नहीं है, तो ये वाला गेमिंग ऐप नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब हमसे पूछ लिया फुल फॉर्म। यार मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ ना कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर पार्ट में मेरे एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड मिल ही जाते हैं। और जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ इसको एकदम अच्छे से नोट करके या याद करते हुए ही चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एनटीएफएस, यानी कि एनटीएफएस का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए न्यूट्रल टेबल्स फाइल्स सेक्टर, बी न्यू टेबल फॉर्मेट सिस्टम, या फिर सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है एनईएफएस का फुल फॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, देखो सबका पहला लेटर लिया गया है एनटीएफएस, है ना, सबका पहला पहला लेटर लिया हुआ है एनटीएफएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस्ड सपोर्ट फॉर नेटिव 32-बिट एप्लीकेशंस, यानी कि विंडोज के किस संस्करण ने देशी 32-बिट अनुप्रयोगों के लिए समर्थन पेश किया, यानी कि कौन सा वर्जन था विंडोज का जितने सपोर्ट किया था, जिसने इसको एक तरह से आगे बढ़ाया था, समर्थन किया था 32 बिट्स एप्लीकेशंस को। ठीक है, 32 बिट की साइज की जो एप्लीकेशंस थी उनको आगे बढ़ाने के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने सपोर्ट किया था। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए विंडोज एक्सपी, बी विंडोज 95, सी विंडोज 98 या फिर डी विंडोज एनटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से वर्जन ने किया था, बी यानी कि विंडोज 95। ठीक है, विंडोज 95 जो था वो ऐसा वर्जन था विंडोज का जिसने सपोर्ट किया था किसको, 32 बिट के एप्लीकेशंस को, ताकि वो मतलब रन कर सके, आगे इंट्रोड्यूस और ज्यादा कर सके, आगे बढ़ सके वो सारे एप्लीकेशन जो कि 32 बिट की साइज के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2003। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एमएस वर्ड 2003 में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमसे यहाँ पर एक्सटेंशन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एक्सटेंशन पूछ लिया है एमएस वर्ड 2003 का, जो कि पुराना वर्जन था उसका हमसे पूछ लिया है कि एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है, .doc, बी .exe, सी .acs या फिर डी .docx। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब आप लोग ये बताइए कि जो अभी नया वर्जन आया है, यानी एमएस वर्ड का जो अभी नया वर्जन आया हुआ है उसका क्या है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब विंडोज 10 जो चल रहा है उसका क्या है फाइल एक्सटेंशन, इन्हीं ऑप्शंस में से है, इन्हीं ऑप्शंस में से है। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं, इन्हीं ऑप्शंस में से है। तो करेक्ट ऑप्शन जो नया आया है कमेंट में लिखना, विंडोज 10 का सर ऐसे ऐसे है। ठीक है, जरूर से बताना पता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, विच बटन इन एमएस एक्सेल इज क्लिक्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं की एक श्रृंखला के योग की गणना करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। यानी अब हमसे ये पूछ रहा है जो एमएस एक्सेल है तो उसमें अगर हमें कोई सीरीज है उसका सम निकालना है। ठीक है, नंबर्स की कोई सीरीज है उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो वहां पर हम किस बटन पर क्लिक करेंगे एमएस एक्सेल पे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ए फिल, बी ऑटो सम, सी इंसर्ट या फिर डी मर्ज। तो कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किस बटन पर क्लिक करेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑटो सम। ऑटो सम पर हम क्लिक कर देंगे तो जितनी हमने जो सेल सिलेक्ट करी होंगी, जितनी हमने सीरीज सिलेक्ट करी है लाइन वाइज, वो क्या सारी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सम होकर के लास्ट वाली सेल पे उसके सीरीज के लिख करके आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच ऑफ दीज टूल्स इज अवेलेबल इन एमएस एक्सेल, यानी कि इनमें से कौन सा टूल एमएस एक्सेल में उपलब्ध है।
ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए थिसारस, बी स्पेलिंग, सी रिसर्च, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा टूल इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से है जो कि एमएस एक्सेल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो कौन सा टूल है, ये सारे टूल यानी कि थिसारस भी, स्पेलिंग भी, रिसर्च भी, ये जितने ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे एमएस एक्सेल पर मौजूद है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव अ वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि किसी शब्द को कर्सर के दाईं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा कर्सर होता है, जैसे एमएस वर्ड में एक ऐसे सब ब्लिंक कर रहा होता है ना, एकदम सीधा सीधा कर्सर होता है जो कि ब्लिंक कर रहा होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमें किसी भी वर्ड को कह लेते हैं, किसी भी वर्ड को, वो वर्ड यहां लिखा है और इस वर्ड को हमें उठा करके यहां मूव करना है, यानी कर्सर के राइट पे ले जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यूजुअली एक चीज तो समझते ही हो ना कि हम लोग जो भी लिखते हैं एमएस वर्ड पर ही, मान लो ये हमारा कर्सर है तो कर्सर के लेफ्ट साइड पर ही लिखाती है। ठीक है, जो भी हम लोग लिखते हैं कर्सर उसके आगे आगे रहता है, मतलब कर्सर राइट साइड में रहता है और जो हम लोग वर्ड लिखते हैं वो यहां पे रहता है, यानी लेफ्ट साइड में रहते हैं। ठीक है, तो अब हमसे यही पूछ रहा है कि अगर कोई वर्ड है वो यहां लिखा हुआ है और हमको इसको उठा करके यहां रखना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन, बी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, सी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, या फिर डी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट करने से क्या हो जाएगा कि जो लेटर है, यानी कि जो भी वर्ड है, जिसको हमने मान लेते हैं पूरे वर्ड को भी अगर हमने सिलेक्ट कर रखा है और ये वाली शॉर्टकट की हम लोग प्रेस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा उठ करके इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एमएस एक्सेस। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जो एमएस एक्सेस है वो क्या होता है, व्हाट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है, ए एन ओ ओ डी एम एस, बी एन आर डी बी एम एस, सी अ नेटवर्क डाटाबेस मॉडल, या फिर डी एन ओ आर डी बी एम एस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होता है एमएस एक्सेस, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि आरडीबीएमएस। देखो सबसे पहले तो यहां से आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म नोट कर लेना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखो डाटाबेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, डी और बी में। ठीक है, बस बाकी सबका फर्स्ट लेटर ही निकाला है इसने। ठीक है, तो ओ आरडीबीएमएस, ठीक है, आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑफ दीज फोल्डर्स इन जीमेल विल कंटेन द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड बट नॉट येट सेंट, यानी कि जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में ऐसे ईमेल होंगे जो कंपोज तो हुए हैं लेकिन अभी तक भेजे नहीं गए हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए सेंट, बी इनबॉक्स, सी ड्राफ्ट, या फिर डी स्पैम। यानी कि ऐसे जीमेल में जो ऐसे मेल्स होते हैं जिनको हमने बना तो लिया है लेकिन अभी तक उसको भेजा नहीं है। ठीक है, मतलब हमने पूरा फॉर्मेट सेट करके रख लिया है और इनके सोचा है कि इस टाइम पर इसको भेज देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको भेजा नहीं है, बस हमारा फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, लेटर का मान लेते हैं, लेटर हम लोग लिख रहे हैं तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर हो गया है, बस अभी हमने लेटर को सेंड नहीं किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कहां पर जा करके ऐसे मेल्स जो होते हैं वो कहां पर जा करके सेव होते हैं जीमेल में, हमसे बस इतना पूछा है, कौन से सेक्शन में जा करके ये लोग सेव होते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए सेंट, बी इनबॉक्स, सी ड्राफ्ट, या फिर डी स्पैम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें ये लोग जा करके सेव होते हैं, भाई ये तो सभी को पता होगा कि ये सब ड्राफ्ट में जा करके सेव होते हैं। कभी भी आप उसमें जो जीमेल होता है, जीमेल में कंपोज के ऑप्शन पर जाइए और आप कुछ भी वहां पर लिख दीजिए और कुछ नहीं, सीधा आप बैक प्रेस करते जाइए, यानी जीमेल को आप क्लोज कर दीजिए। ऑटोमेटिक नीचे ऊपर जहां पर भी आपके फोन का सिस्टम होगा वहां पर आपके लिख के आ जाएगा सेव्ड टू ड्राफ्ट, या फिर सेव्ड एज ड्राफ्ट करके लिख के आ जाएगा। उसका मतलब यही होता है कि जो आपने मेल बनाया है, जो आपने फॉर्मेट रेडी किया है, जो भी आपने लिखा है वो आपके ड्राफ्ट पे सेव हो गया है। अब जब चाहें उसको उठा करके जिसको चाहे आप डाल करके ईमेल एड्रेस आप उसको भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। देखो फिर से फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, आरटीजीएस का सही फुल फॉर्म क्या कौन सा होता है। पिछले में मैंने एनईएफटी यानी नेफ्ट का बताया था, अब यहां पर आरटीजीएस का पूछ लिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या फिर डी रॉ ट्रांजैक्शन गेनिंग सिस्टम, या फिर डी रेडीमेड ट्रांजैक्शन ग्रॉस सिस्टम, या फिर डी नन ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द ई बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ई बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी अब हमसे ये बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है, जो नीचे दी गई सर्विसेज हैं, उनमें से किस ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा जो बैंकिंग की सर्विस है, जो ई बैंकिंग की सर्विसेज हैं, उन तक हम पहुंच सकें, उनको हम लोग यूज कर सकें, उनको हम लोग एक्सेस कर सकें। ई बैंकिंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि जो फोन वगैरह की बैंकिंग होती है, फोन वगैरह के मतलब जो हम बैंकिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ई बैंकिंग सर्विसेज। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, बी पीसीसी एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इजी होता है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम ई बैंकिंग सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं ई बैंकिंग सर्विस को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। पीडीए को भी, पीसी को भी और एटीएम को भी हम लोग यूज करके ई बैंकिंग सर्विस का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एटीएम्स, यानी कि इनमें से कौन सी सेवाएं आमतौर पर एटीएम द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए अकाउंट बैलेंस चेक, बी कैश विड्रॉल, सी मनी ट्रांसफर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। अब हमसे ये बोल रहा है कि जो एटीएम्स वगैरह हम लोग आसपास अपने देखते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज हमको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब लोग वहां क्या क्या किस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने पढ़ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अकाउंट बैलेंस चेक, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो आजकल जो मतलब पहले जो एटीएम आते थे, उनसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल कर सकते थे, या कह सकते हैं कि हम लोग को ज्यादा उसका यूज भी नहीं पता था। लेकिन अब के एटीएम्स में क्या हो गया है कि वो ऑटोमेटिक आपको शो करते हैं कि आप क्या क्या उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें पता है ये अकाउंट बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल तो कर ही सकते हैं, और मनी ट्रांसफर भी एटीएम के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जितने दी गए ऑप्शंस हैं, जितने दिए गए सर्विसेज हैं, हम ये सब यूज कर सकते हैं एटीएम्स के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के नए ब्लॉकचेन आधारित भुगतान मंच का नाम क्या है। समझ में आया क्वेश्चन, यानी कि जो हम लोग अभी जो पेमेंट प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के अंडर में आरटीजीएस चलता है, ठीक है, जो ऊपर आरटीजीएस हम लोग चले थे, तो आरटीजीएस इसी को चलाता है, मतलब आरटीजीएस एनपीसीआई के अंडर में काम करता है, ठीक है ना। तो जो ये हमसे पूछ रहा है कि जो एनपीसीआई है उसका नया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, नया जो प्लेटफॉर्म उसने बनाया है ब्लॉकचेन पे बेस्ड जो है, उसका नया फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म एनपीसीआई का आप लोगों को बताना है, ठीक है। और हमसे ये बोल रहा है कि जो नया उसका प्लेटफॉर्म बना है वो क्या होता है, ठीक है, क्या है नया प्लेटफॉर्म, करंट अफेयर भी कह सकते हैं इसको, नया ही क्वेश्चन है, हाल का ही है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए वज्र, बी शक्ति, सी विराट या फिर डी वीर, ठीक है। तो नया प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, इस नए प्लेटफॉर्म का नाम है आपका वज्र, यानी कि ऑप्शन ए। वज्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, और ये किस पे बेस्ड है, न्यू ब्लॉकचेन पे, ठीक है, न्यू ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ये न्यू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द फ्रेज क्लाउड कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट टाइम इन कंटेक्स्ट विद द प्रोजेक्ट ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वाक्यांश क्लाउड कंप्यूटिंग पहली बार किन दो संगठनों की परियोजना के संदर्भ में था। यानी कि जो ये फ्रेज है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो ये फ्रेज है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो है ये मतलब किन दो संगठनों यानी कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बैकअप से होता है, ठीक है, जो बैकअप हम लोग रख सकते हैं ना सर्वर पर, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए आईबीएम एंड माइक्रोसॉफ्ट, बी माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू, सी अमेजॉन एंड गूगल या फिर डी आईबीएम एंड
गूगल। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईबीएम एंड गूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले आईबीएम और गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आईबीएम और गूगल ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है, अ डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शंस विच यूजर्स कैन सिलेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि प्रोग्राम विकल्पों की एक प्रदर्शन सूची जिसे उपयोगकर्ता चुन सकते हैं डैश कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग लिस्टिंग, जो हम लोग लिस्ट जो देखते हैं प्रोग्राम्स की, जिसके थ्रू हम उनको किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए ऑप्शंस, बी आइकन्स, सी मेनू, या फिर डी सिलेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके थ्रू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन असिस्ट विद द, यानी कि एक सूची प्रबंधन कार्यक्रम के साथ सहायता कर सकता है, यानी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है वो किसके सहायता कर सकता है, किसकी हेल्प कर सकता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, सी प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि जो इन्वेंट्री, भाई इन्वेंट्री जो होती है वो सारे हमारे गुड्स रिलेटेड होती है, और गुड्स में क्या होता है, गुड्स को हम लोग परचेज भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और प्लान भी करते हैं क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है उसकी हेल्प से, यानी उसकी सहायता से हम लोग ये सारे काम, ये तीनों काम कर सकते हैं, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम इन तीनों कामों करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।